अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दानू दसर एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ड्रीम नेक्स्ट एंड इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ मिस्टर सैफुल्लाह भाई। सैफुल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सैफ भाई, आज का हमारा स्पेशल एपिसोड है प्राइवेट बिल्डर्स एंड जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन है बैरिया टाउन की, इसको लेके तो हमने आपको इनवाइट किया एंड यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से शुरू करेंगे कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है अभी, यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी प्राइवेट बिल्डर्स को क्या मसाइल दरपेश हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं प्लीज़। देखिए, दो फैक्टर हैं जो इस वक्त फेस कर रहे हैं। एक तो ये कि सेल उस तरीके से नहीं है, पेस वो नहीं है, यानी सेल की रेशियो कम हो गई है, कम हो गई कंपैरेटिवली। और सेकेंडली ये कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ बड़ी नहीं है, अनसर्टन भी हो गई। आज भी हमें नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा है। स्टिल इट्स गोइंग ऑन। हाँ, स्टिल। और जो डॉलर की सिचुएशन है उसको देख के तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी कि होने क्या जा रहा है, कि वो डॉलर जो खैर हम शुरू से बढ़ता ही देखते आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, और अगर कम हो भी जाए तो कितना हो जाएगा, तो चलें वो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फिर भी हमारे पाकिस्तान में जो रवायत है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस कम हो या डॉलर रेट कम हो, लेकिन फिर भी हमारी चीज़ें महंगाई बढ़ती चली जाती है। यानी अगर 200 रुपये किसी चीज़ में कीमत बढ़ रही है तो फिर 10 रुपये नीचे करके कहते हैं कि हाँ जी हमने तो कीमतें कम कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए स्टेबल उस तरह से नहीं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइएगा, हमारी मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी मैटर करती है इस वक्त की करंट सिनेरियो में? जो रियल एस्टेट की मार्केट अभी काफ़ी डाउन चल रही है, इसमें हमारी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की स्टेबिलिटी या नॉन स्टेबिलिटी का क्या रोल है? जनाब, ये जो तीनों चीज़ों को कहते हैं, जो इन्फ्लेशन है ना वो इतनी मैटर नहीं करती। ठीक है, वो इसलिए नहीं मैटर करती कि इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में है, और पिछले एक साल में मेरे ख्याल से कुछ 35 to 40% तक की इन्फ्लेशन हर जगह आई है। ठीक है, ये जो डॉलर बढ़ रहा है ना, ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये जो डिस्टेबल हो रहा है हमारी करेंसी, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जो पॉलिटिकली चीज़ें हैं ये हर जगह पूरी दुनिया में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, तो ये डिस्टेबिलिटी आती है। लेकिन जो करेंसी है ना, जो आपका इकोनॉमी तबाह हो रही है, जो आपकी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और आप वाली बात कि ये फिर वापस नहीं आते, करेक्शन नहीं है इसमें। करेक्शन है तो थोड़ी बहुत है। अब 200 का फिगर तो अब पक्का हो गया, अब बहुत कम चांस है कि ये आप 200 से नीचे आए। या अब ये अभी आज जो आपके सामने है, और सबसे ख़तरनाक बात ये कि ये रोज़ ही बढ़ता जा रहा है, रुकने वाली, मतलब एक मुझे लग रहा है नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ना इन्फ्लेशन का कोई इतना बड़ा इशू तो है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी नहीं रही। गवर्नमेंट की भी शायद इतनी प्रायोरिटी नहीं रही, क्योंकि ये एक फ़ेज़ है, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है इस तरह के इशूज़ होते हैं। हाँ, ये गुजर जाएगा। असल इशू जो है ना वो डॉलर का है, क्योंकि अब डॉलर बढ़ता है, पाक भी डिवैल्यूएट होता है, तो जो हमारा लोन है, जो हमारा मार्कअप जाना है, और जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो सब रिस्क पे चली गई। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरत है वो डॉलर को स्टेबल होने की, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, अब मेरा फर्दर सवाल ये है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ऑल ओवर इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक़ है, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्लस रियल एस्टेट दोनों चीज़ें कर रहे हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों या कमर्शियल प्लॉट हों, खाली ज़मीन का टुकड़ा यानी प्लॉट, उसकी कीमतें कम होती चली जा रही हैं, और उसके पैरेलल जो बिल्डिंग बनाने वाले या बिल्डिंग मटीरियल है या रेडी टू शिफ्ट या बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्राइस का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें जो मेन फैक्टर है वो तो ये कि बिल्ड इन प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ प्लॉट का इम्पैक्ट नहीं है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का भी इम्पैक्ट है। और जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल बढ़ा है और फर्दर बढ़ रहा है, तो लोगों का रुझान भी इस तरफ इसलिए हो गया कि अब अगली प्लॉट के ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन करने जाए तो पता नहीं कि कहाँ हो, तो एज अर्ली एज पॉसिबल कम से कम एक छत और एक घर तो उसको मैनेज कर लें। आप एक प्राइस को लॉक कर लेते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू बुक सम अपार्टमेंट, शॉप और शोरूम, और या इवन बिल्ड प्रॉपर्टी में विला वगैरह भी कह लें, यानी घर, जब उसकी एक प्राइस लॉक कर ली तो फिर यू आर कंफर्टेबल इन जोन कि ठीक है, मैंने एक प्राइस लॉक कर ली है और दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन कंपनी जो मुझे इस प्राइस में ये चीज़ रेडी करके दे देगी। बिल्कुल, उसकी एक छत बन गई। अब दूसरी एक और चीज़ है ना कि
जो अभी अगर हम बहरिया टाउन की स्पेसिफिकली बात करें जी तो जैसे अभी ये बारिशें चीज़ें हो रही हैं और ये डॉलर की तरह ये भी रेपिटेशन में आ गई, बिल्कुल जो ग्लोबली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और मानसून का सिलसिला शुरू हो रहा है, हो चुका है। पिछले साल बारिश हुई तो इस दफ़ा उससे ज़्यादा बढ़ के हुई, डबल बारिश डबल बारिश अभी भी रुक भी नहीं रही। और आने वाले सालों में जो बताया जा रहा है वो यही कि अब ये सिलसिला चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो लोग जब फोर्स ही करते हैं तो वो सबसे पहले यही आती कि एज अर्ली एज पॉसिबल एक छत तो कम से कम हो, एक दूसरी ऐसी लिविंग की जगह तो हो कि अगर वहाँ पे इस तरह के क्राइसिस आते हैं या खुदा ना करता घर का कुछ बनता है, पानी घर में खड़ा हो गया, वो निकल ही नहीं रहा, या बाहर स्ट्रीट में कुछ हो जाता है, तो कम से कम एक दूसरी छत हो। तो घर जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट में भी आता है और प्लॉट लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी आता है। किसी एंड यूज़र ने अगर घर के लिए भी लिया हुआ ना तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जिसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग चाहिए 1 साल में, 6 महीने में या 2 साल में या 3 साल में, तो वो डेफिनेटली बिल्ट इन की तरफ जा रहा होता है। यही इस गुफ्तगू से एक और सवाल की तरफ हम जाते हैं। देखिए, ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज है उसमें ये बारिशों का सिलसिला और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह कराची एक बहुत बड़ा शहर, एक मैं समझता हूँ कि नाक़िस इंतज़ाम है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले शहर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, और अब उन कंजस्टेड और पॉपुलेटेड आबादियों को बाहर निकलना है, वो लोगों को बाहर निकलना है, तो दे आर मूविंग टूवर्ड सुपर हाईवे। अब जिस तरह पाकिस्तान के सब बड़े शहरों में देख लें, रिंग रोड का कॉन्सेप्ट आ गया। अभी पिछले दिनों में लाहौर विज़िट किया तो ऐसा नहीं है कि लाहौर के इलाके बारिशों में नहीं डूबे, लाहौर के इलाके भी बारिशों में डूब चुके हैं, और भी दीगर शहरों के, गुजरांवाला ले लें, फैसलाबाद ले लें। अब सवाल ये है कि जो ओल्ड सिटीज़ हैं जहाँ पे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का बनना मैं समझता हूँ एक फ्लॉप आइडिया था। वहाँ पे पॉपुलेशन का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना वो एक फ्लॉप आइडिया है कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या सीवरेज, ये सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही। तो अब जिस तरह से लाहौर में रिंग रोड बना, पॉपुलेशन वॉल्ड सिटी या अंदरूने लाहौर से निकल के बाहर आ गई, बिल्कुल इसी तरह कराची भी इसी तरह बाहर आएगा, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी इसी तरह रिंग रोड का कॉन्सेप्ट और न्यू एयरपोर्ट का। तो अब मुझे ये बताइए कि जो न्यू एयरपोर्ट की खबरें आ रही हैं कि यहाँ BTK2 आ रहा है, या नया एयरपोर्ट या सुपर हाईवे के ऊपर नई सोसाइटीज़, ये आइंदा कितने अरसे में इस तरफ लोग यानी मुनासिब अंदाज में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे? अच्छा अदनान भाई, ये हमारे पाकिस्तान में ये एक अलमिया है कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते। मेरा सवाल ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो बेसिक जिनके लिए लोग मूव करते हैं, या कुछ इंडस्ट्री तो वैसे भी सिटी से बाहर होती है, स्पेशली अच्छा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ अगर हम लोग रूरल एरियाज़ में दे दें या सिटी से बाहर दे दें, हमारा आबादी का जो फ़्लो है, ट्रेंड उस तरफ चल पड़ता है। हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या जो भी ये पॉलिसी है मुझे ये नहीं पता। मैं जब ये लाहौर में बनी थी मेट्रो बस और दूसरा कौन सी ग्रीन बस कौन सी, तो क्या हो रहा था, अरबों के प्रोजेक्ट्स थे। मैं ये कह रहा था जो अरबों सिटी के अंदर लगा रहे हैं, यही अरबों के प्रोजेक्ट्स बाहर लगा दें। देखें ना, लाहौर में आप और मैं क्यों गए, पढ़ने गए, बिल्कुल हमारी फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई। अगर हमारे पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी बुरेवाला में, फैसलाबाद में उस स्टैंडर्ड की होती, अच्छा हमारा कोई भी बंदा रूरल एरिया में बीमार होता है, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान के रीजन में होता है तो वो निश्तर जाता है। बिल्कुल, और जो भी बड़े हॉस्पिटल, हाँ, पंजाब कार्डियोलॉजी है, यहाँ पे कराची शहर में भी ले लें, हैदराबाद या छोटे शहरों आगा खान जाते हैं की तरफ, आगा खान या जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ मूव करते हैं। तो ये सर्विसेज अगर हमारी गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में दे दें तो ये सिटीज़ का प्रेशर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो ये मिस मैनेज और मिस प्लानिंग है कि आप एक ही जगह पे सब कुछ उधर ही फेंके जा रहे हैं, फिर उधर ये हाई राइज की तरफ भी लोग जाएंगे, वर्टिकल भी जाएंगे, नीचे जो सर्विसेज हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करती। और ये सारी सिर्फ एक जो इसको मतलब जो अच्छी ऑर्गेनाइज वेल्ड सोसाइटीज़ हैं उसमें सिटी और रूरल एरिया की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती। यही वजह है कि वहाँ लोग रूरल एरिया से सिटी की तरफ बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते। तो मेरा ख्याल से सिर्फ ये कुछ कर देना, इंडस्ट्री तो ऑलरेडी लोकल एरियाज़ में होती, आपकी यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, आपके हॉस्पिटल बनते हैं, तो डेफिनेटली आप इंटरनेट सर्विसेज आपको रूरल एरिया में देते हैं, तो आपके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बाकी छोटे मोटे ऑफिसेज हैं, चीज़ें, तो आपका ये वैसे ही प्रेशर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल अब अगली बात यह है कि जो इस साइड पे फ़्लो है, जो सिलसिला नज़र आ रहा है फ़्लो की पेस, तो अगर हम 1 साल पहले देखते हैं बहरिया टाउन को या 2 साल पहले देखते हैं, तो अब यहाँ पर लोगों का फ़्लो होना, जो फ़्लो है शिफ्ट होने का, कंस्ट्रक्शन का, तो हर आए दिन मल्टीप्लाई हो रहा है।
और बैरियर टाउन के आने की वजह से सुपर हाईवे पे जो लोगों का रुझान है वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो गया। एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आ गया है बाकी एरिया भी। अब हैदराबाद की तरफ जाते हैं तो कई सोसाइटीज़ बन गई मेरा ख्याल कमांडर सिटी, DHA सिटी जो फेज 9 कहा जाता है, और भी दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि अच्छा गुड लक क्या है, गुड लक ये है कि बैरियर टाउन यहाँ पे आया, इसने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एक अच्छी सिटी बनाई। अब इस रोड पे सारी अच्छी बनेगी। सबसे अच्छी बात कंपटीशन भी, और दूसरी बात ये कि ट्रेंड भी है जी कि अगर इस साइड पे आएंगे तो इसी लेवल की या इससे मिलती जुलती सिटी। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है बैरियर टाउन ने जो आके यहाँ डेवलप किया, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को अच्छी लिविंग दी और बताया कि ये हो सकता है कि अच्छी लिविंग आपको मिल सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मैं समझता हूँ कि कराची सिटी के लिए एक बड़ी जिसे कहते हैं गिफ्ट है। तो अब ये फ्लो मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात ये कि देखें 2.5 करोड़ की आबादी है, बगैर किसी चीज़ को कंसिडर किए, ये इश्यूज़ को कंसिडर किए लोगों ने मूव तो करना है, नए घर बनने हैं, और नए घर बनने हैं तो कहाँ बनने, किस साइड पे बनने, यही फ्लो और इधर ही आएंगे। बारिशें और ये हालात ख़राब और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ इस वजह से मल्टीप्लाई हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने कराची शहर की आबादी 2.5 करोड़ का, मैं कहता हूँ कराची शहर की जो एक्स्ट्रा इन मज़ाफ़ात में जो आबादियाँ मौजूद हैं उनको मिलाएं तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी होगी यहाँ पे। तो अब वापस आते हैं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मलीर एक्सप्रेस जो रोड बनने जा रहा है, इसका क्या इम्पेक्ट होगा बैरियर टाउन, फेज़ 9, DHA सिटी या कमांडर सिटी और इस पूरे यानी सेगमेंट में बनने वाली सोसाइटीज़ और इस प्रोजेक्ट के ऊपर? अच्छा अदनान भाई देखें, जो ये बैरियर टाउन बना है, जब ये नहीं था तो इस एरिया में आबादी भी नहीं थी और इस एरिया की कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी आबादी यहाँ आने जा रही है, तो अभी 2-3 साल में इतनी आबादी हुई है, तो 2-4 साल बाद अगर आप सोचें तो ये आबादी, ये लोग जब सुपर हाईवे पे फ्लो करें, मूव करेंगे तो सुपर हाईवे तो ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सिर्फ सुपर हाईवे भी नहीं, और अगर मलीर की बात करें तो और 5 साल 10 साल और आगे जाते हैं तो वो भी शॉर्ट पड़ जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी जो है, ये जो शुरू हो गई है, ये अब कनेक्टिविटी बहुत सारी बढ़नी है। मैंने सुना है कि इधर हब चौकी वाली साइड पे इधर पीछे से रोड्स निकलनी है, तो बहुत सारी रोड्स कनेक्टिविटी निकलेंगी। और मलीर एक ऐसी, मैं समझता हूँ जिस तरह लाहौर का रिंग रोड का जिक्र किया, यहाँ पे लियारी एक्सप्रेस है, तो उस तरह की कनेक्टिविटी बनेगी और वो एक बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच होगी। बिल्कुल। और सुनने में ये आया था कुछ माहिरीन की राय के मुताबिक कि कुछ ट्रेन के प्रोजेक्ट्स भी हैं, शायद वो फास्ट ट्रेन भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब नूरियाबाद के करीब बैरियर टाउन 2 यानी BTK 2 की जो प्लानिंग की जा रही है, वहाँ पे होलसेल मार्केट्स, लेबर कॉलोनीज़, मेडिकल सेंटर्स और इंडस्ट्रियल एरिया भी, या शायद एयरपोर्ट की भी तमीर का, और ये सारी चीज़ें भी प्लानिंग में हमने सुनी। चले कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू आर अ बिल्डर और आप लोग बहुत सारी बिल्डिंग बैरियर टाउन में बना रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि अभी बिल्डिंग लाइन में आए हुए आपको कुल मिला के कितना अरसा हो गया है और कितने प्रोजेक्ट्स आपके इस टाइम ऑन गोइंग हैं या स्ट्रीमलाइन है, और फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो डिटेल में जवाब दीजिएगा। देखिए मेरी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सारा है वो इसी फील्ड से ही है, रियल एस्टेट से। बेसिकली 2005 से मैं इस फील्ड में हूँ और लाहौर के अंदर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ट्राइकॉन हमारी कंपनी थी, तो ट्राइकॉन विलेज, ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर, अगर आप लाहौर को जानते हो तो बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। उसके बाद दाऊद ग्रुप के साथ मुंसलिक हुए थे, शेखपुरा में बड़ा अच्छा कम्युनिटी हाउसिंग के नाम से प्रोजेक्ट बनाया। और मेरी जॉब नेचर वैसे तो कस्टमर सर्विसेज और सेल को हेड करता था, लेकिन इन्वॉल्वमेंट मेरी होती थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन और जो वहाँ पे जिसे कहते हैं ना प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो भी मैंने देनी होती थी, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती थी। तो यहाँ पे कराची में आया तो कराची में भी मतलब स्टार्ट तो रियल एस्टेट से लिया, लेकिन हमारा जो यूबियन ट्रेड टावर पहला प्रोजेक्ट हमने 2020 में स्टार्ट किया। यूबियन ट्रेड टावर, अच्छा नाज़रीन मैं ये बताता चलूँ कि यूबियन ट्रेड टावर सैफुल्लाह भाई यानी इस्लाम स्टेट और DX के जो ऑनर हैं, CEO हैं माशाल्लाह, तो इनकी तरफ से यूबियन ट्रेड टावर वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिन लोगों ने मतलब जो आप लोगों ने बहुत कम टाइम में डिलीवर करने के अब करीब हैं। समझ लें कि फर्स्ट एवर बिल्डिंग इन बैरियर टाउन कराची, जो कि कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हुआ और फिनिशिंग जॉब अब चल रही है और कमिटेड टाइम से पहले इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगी। ठीक है। और कुल मिला के अभी बैरियर टाउन में कितने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? हमारे इस वक्त 8 प्रोजेक्ट हैं जो हमने लॉन्च कर दिए हुए, और उसके बाद जिन पे काम हो रहा है तो वो अगर आप देखें तो यूबियन के बाद 2 और प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर हमारा काम शुरू हो चुका है। बाकी 4 प्रोजेक्ट और के ऊपर इंशाल्लाह हमारा बाय एंड ऑफ दिसंबर, इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर। और ये जो इन्फ्लेशन या टैक्स की इम्पोजिशन है, जो टैक्स की नई पॉलिसीज़ हैं, इनकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको एज ए बिल्डर? मतलब ये
डिस्करेजिंग है या किस तरह से आप इन चीज़ों को लेंगे? अदनान भाई, जो हालात चल रहे हैं टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, डॉलर का जो पाक रुपीज़ का डिवेल्यूट होना, इन्फ्लेशन, इन सारे को कंसिडर करें ना तो ये सिर्फ रियल एस्टेट या बिल्डर का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हर सेक्टर का इशू है। हर फील्ड में यही प्रॉब्लम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फील्ड फ्लोरिश कर रही है। तो इनका डेफिनेटली इम्पेक्ट पड़ रहेगा और मज़ीद पड़ने के जो सूरत नज़र आ रही। अगर मैं आज तक देखूँ तो मैं काफ़ी हद तक सिक्योर हूँ। सिक्योर इसलिए हूँ कि मैंने प्लानिंग उसी लेवल की हुई है। हमने अपनी कॉस्ट को और अपनी जो सेल प्राइस है इसमें मार्जिन चीज़ें इसी तरह मैंने की हुई है। मेंटली तौर पे हम तैयार हैं। और दूसरी बात ये कि होता क्या है कि जब कोई कॉस्ट बढ़ती किसी चीज़ की तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट जो है वो सफ़र करता है। जब प्रॉफिट की लाइन क्रॉस होती तो फिर आप उस पोजीशन पे खड़े होते हैं कि आपको टेबल पे बैठना पड़ता है कस्टमर के साथ, डेंजर जोन में जाते हैं। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेंजर जोन में नहीं गया हूँ, सेफ जोन में? मैं सेफ जोन में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ जोन में हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले दिन से इसी मतलब तरीके से चल रही। लेकिन आने वाला दिन कुछ समझ नहीं आ रही, अनसर्टेनिटी बहुत है। चलें, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सैफुल्लाह भाई, ड्रीम नेक्स और सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के CEO। माशाल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे आर डूइंग इन बैरियर टाउन कराची। और इनसे हमने जाने काफ़ी अहम सवालात के जवाबात लिए, बैरियर टाउन की करंट मार्केट सिचुएशन पे बात की, और ये वो प्रोजेक्ट जो बहुत जल्दी ये लोग डिलीवर करने जा रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स की तफसीलात आपके साथ वक्त शेयर करते रहेंगे और फर्दर एपिसोड्स में भी हम इनको इनवाइट करते रहेंगे। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।